हेलो एवरीवन, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो हम डिस्कस कर रहे थे बैंकिंग के बारे में। ठीक है, तो पिछली दो वीडियो में हमने डिस्कस किया था। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस और बाकी के हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो ध्यानपूर्वक सारे पढ़िएगा, सारे बेसिक क्वेश्चंस हैं और आपको ये हेल्प करने वाले बैंकिंग के एग्जाम में और इंश्योरेंस के एग्जाम में। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना आप लोगों का टाइम वेस्ट करे हुए। तो 21 क्वेश्चन है अपना। व्हाट डिड सी डोनेट डिनोट्स इन कैमल्स। यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं जिसमें से आपको बताना है कि जो कैमल्स में सी है उसका क्या मतलब है। ठीक है, यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रखे हैं जिसमें से आपको बताना है। तो पहले हम जान लेते हैं क्या होते हैं इसकी फुल फॉर्म। ठीक है, जैसे कि कैमल्स। ठीक है, ठीक है, तो हमने कल डिस्कस किया था कि जो इनरोड्स है और कैमल्स है। ठीक है, जो भी हमारे इंडिया में जो भी कैलकुलेशन और जो भी रैंकिंग और व्यू होता है तो सब कुछ इनके द्वारा होता है। ठीक है, कैमल्स के बारे में कैमल्स के द्वारा होता है। ठीक है, अगर ये हट गया, ठीक है, तो हमारे देश में किसके द्वारा होएगा? फिर इनरोड्स के द्वारा होगा। ठीक है, इनरोड्स के द्वारा रैंकिंग और बैंकों की रैंकिंग होगी और रिव्यू किया जाएगा इनरोड्स के द्वारा। ठीक है, इनरोड्स। ठीक है, तो इसमें ये आपका सी का मतलब पूछा आपको। ठीक है, सी सी क्या डिनोट करता है? ठीक है, तो फुल फॉर्म जानते हैं, जैसे कि सी का मतलब होता है कैपिटल। ठीक है, सी का मतलब होता है कैपिटल। पूरा लिख लेना, मैं शॉर्ट बता रहा हूँ, चलो पूरा लिख देता हूँ। ठीक है, और ए का मतलब होता है एसेट क्वालिटी। ठीक है, ए का मतलब होता है एसेट क्वालिटी। ठीक है, ए का मतलब हो गया एसेट क्वालिटी। ठीक है, और इसमें था एम। ठीक है, एम का मतलब था मैनेजमेंट। एम का मतलब था मैनेजमेंट क्वालिटी। ठीक है, एम का मतलब मैनेजमेंट। ठीक है, आप ये समझ जाना। ठीक है, बाकी है आपका ये एल से। ठीक है, सॉरी ई है इसमें। ठीक है, बाकी ये ई। ठीक है, इसका होता है अर्निंग। ठीक है, ई से हो गया अपना अर्निंग। ठीक है, और बाकी ये आ गया एक एल। ठीक है, और हो गया ये एस। ठीक है, तो एल का मतलब होगा लिक्विडिटी। ठीक है, एल से हो गया लिक्विडिटी और एस से हो गया सेंसिटिविटी। ठीक है, तो हमसे पूछा गया था क्वेश्चन में कि सी का क्या मतलब था। ठीक है, सी क्या डोनेट करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। ठीक है, कैपिटल होगा, जैसे कि हमने डिस्कस किया, ये कैपिटल था। ठीक है, सी डोनेट करता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। ठीक है, नेक्स्ट है द स्टेटरी बेस फॉर द डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रोवाइड बाय। यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, हाँ, जिनमें से आपको पूछा गया है कि तो आरबीआई को पता है कि फाइनेंस लिक्विडिटी फाइनेंस लिटरेचरी कम है। ठीक है, तो आरबीआई चाहता है उनके फाइनेंशियली लिटरेट किया जाए उनको। ठीक है, और आरबीआई ने नियम बनाया कि जो अनक्लेम्ड अकाउंट हैं, ठीक है, जैसे कि अनक्लेम्ड अकाउंट कौन से होते हैं? जैसे कि 10 साल तक, ठीक है, 10 साल तक कोई बंदा यूज़ नहीं कर रहा है। ठीक है, 10 साल तक कोई बंदा यूज़ ना करे, वो होते हैं अनक्लेम्ड अकाउंट। ठीक है, तो इतने जितने भी अकाउंट हैं, ठीक है, अनक्लेम्ड, इनका 10 साल में अगर कोई यूज़ नहीं हुआ, ठीक है, कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुई, ठीक है, तो ये सारा पैसा आरबीआई ले लेगा। ठीक है, इसने नियम बनाया है। ठीक है, वही पूछा गया कौन से एक्ट में आया है वो नियम। ठीक है, वो पूछा गया है इसमें क्वेश्चन में। तो ठीक है, जो होता है 10 साल तक अगर कोई यूज़ नहीं करता तो आरबीआई उसको सारा पैसा ले लेता है। ठीक है, और वो सारा पैसा ले लिया जाएगा, फंड बनाया जाएगा एक। ठीक है, फंड बनाया जाएगा, जो ये फंड डिपॉजिटर को एजुकेशन देगा। ठीक है, तो ये किस एक्ट में आता है? जो फंड मिलेगा ना, ये जो ले लिया जाएगा तो वो डिपॉजिटर को एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है,
वो होगा उसके बाद में, ठीक है। तो यही किस एक्ट में आता है ये आपको बताना है इसमें। तो ये आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा, ठीक है। सेक्शन 26A ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, ठीक है, ये इसमें आता है, ठीक है। अगर कोई डिपॉजिटर 10 साल तक अकाउंट यूज़ नहीं करता है तो आरबीआई उस अकाउंट को ले लेता है, ठीक है, उसके सारे पैसे अपने पास रख लेता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर था हमारा ऑप्शन नंबर 4। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द हाईएस्ट करेंसी, ओके, द हाईएस्ट करेंसी नोट्स एवर प्रिंटेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज at 10,000 रुपीज, ठीक है। नोट्स ड्यूरिंग द ब्रिटिश राज इट वाज प्रिंटेड फर्स्ट इन, ठीक है, जो ब्रिटिश राज चल रहा था, ठीक है, उसके खत्म होने के बाद में जब भारत ने, ठीक है, आरबीआई ने कब 10,000 नोट प्रिंट किए थे, ठीक है। तो ये नेशनलाइज कब हुआ था, ठीक है, तो ये 1949 में हुआ था 1 जनवरी को, ठीक है, 1 जनवरी को ये नेशनलाइज हुआ था, ठीक है, 1949, ठीक है। अगर ये पूछा जाएगा कब नेशनलाइज हुआ था तो होता 1949 में, ठीक है। और इसने कब 10,000 नोट छापे थे, प्रिंट किए थे, वो आपको इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा, ठीक है, 1938 में, ठीक है, 1938 में हुआ था ये, ठीक है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है EFTPOS is an electronic payment system involving electronic funds a transfer based on the use of payment of cards at payment terminals located at point of sale. What does EFTPOS stand for? तो इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया है, जो ये मशीन होती है, ठीक है, तो इसमें पूछा गया जो ई होता है ना, ये क्या डोनेट करता है या फिर इसका क्या मतलब है, ठीक है। तो आपको इस क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। तो ये होती है ये मशीन, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं स्वाइप मशीन, ठीक है, जिससे हम कार्ड से पेमेंट करते हैं कहीं शॉपिंग मॉल में, ठीक है। तो ये होता है EFTPOS, ठीक है, मशीन। तो उसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर पॉइंट, ठीक है, पॉइंट ऑफ सेल, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म होता है, ई माने होता है इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक होता है ई का मतलब, तो इस क्वेश्चन में यही पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा, ठीक है। पर बाकी भी जान लेते हैं, ठीक है, बाकी क्या क्या मतलब होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक हो गया ई का मतलब, और एफ का मतलब हो गया फंड, ठीक है, एफ का मतलब फंड हो गया, और टी का मतलब हो गया ट्रांसफर, ठीक है, ये ट्रांसफर लिखा है, ठीक है, आप शॉर्ट फॉर्म में लिखा, बाकी आप समझ जाना, ठीक है, मैंने बोल दिया ट्रांसफर, ठीक है। उसके बाद में पी माने होता है पॉइंट, ठीक है, पी माने पॉइंट, और एस माने सेल, ठीक है, पॉइंट ऑफ सेल, ठीक है, ओ का माने ऑफ और एस का माने पॉइंट ऑफ सेल, ठीक है। तो ये होगी इसकी फुल फॉर्म, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर पॉइंट ऑफ सेल, ठीक है। तो इसमें इस क्वेश्चन में पूछा गया था ई किस क्या स्टैंड करता है, किस पे खड़ा है, ठीक है। तो उसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉनिक, ई डोनेट करता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है एट एनी वन टाइम द मैक्सिमम बैलेंस इन BSBDA स्मॉल अकाउंट शुड नॉट एक्सीड, ठीक है। तो इसमें आपको ये पूछा गया है, ठीक है, जो BSBDA अकाउंट होता है, ठीक है, ये एक छोटा अकाउंट होता है, ठीक है, इसकी लिमिट कितनी तक कि बंदा कितने तक एक साल में पैसे रख सकता है, ठीक है। तो आपको इस क्वेश्चन में पूछा गया है, तो आपको बताना है कि लिमिट क्या हो सकती है, और ये एक फुलफिल KYC है, ठीक है, फुलफिल KYC नहीं है ये, ठीक है, KYC फुलफिल नहीं है इसमें, ठीक है। और ये फॉरेन अकाउंट भी ट्रांसफ़र नहीं हो सकता, ठीक है, फॉरेन भी अकाउंट नहीं हो सकता, तो KYC फुलफिल नहीं है, ठीक है, KYC फुलफिल नहीं है, और इसमें फॉरेन ट्रांसफ़र भी नहीं होते, ठीक है। KYC का आपको फुल फॉर्म बताया था मैंने, जैसे कि नो योर कस्टमर, ठीक है, और इसमें
10,000 से ज़्यादा, ठीक है, ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, ठीक है, 10,000 से ज़्यादा एक महीने में पैसे विड्रॉल नहीं कर सकते, ठीक है, 10,000 से ज़्यादा एक महीने में, ठीक है, 1 मंथ में विड्रॉल नहीं कर सकते। और इसकी लिमिट कितनी है, ठीक है, इसकी लिमिट है 1 साल की 50,000, ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ठीक है, 1 साल की 50,000 रुपये इसकी लिमिट है, ठीक है। ये छोटे अकाउंट होते हैं, ठीक है, जिसमें फ़ौरन ट्रांसफ़र भी नहीं होगा, ठीक है, और ये फुलफिल केवाईसी नहीं होता है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा 50,000 तक, ठीक है, इसकी लिमिट होती है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज द एक्सपेंडेड फ्रॉम ऑफ ईसीएस यूज्ड इन बैंकिंग सेक्टर, ठीक है, जो ईसीएस है, ठीक है, उसके बारे में आपको पूछा गया है कि इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। तो ईसीएस किस लिए यूज़ करते हैं हम, जैसे कि कोई भी पेंशन हो या सब्सिडीज जो कि गवर्नमेंट के द्वारा भेजी जाती है, मतलब कि एक साथ, ठीक है, एक साथ, मान लो एक साथ, ठीक है, गवर्नमेंट एक साथ गवर्नमेंट जब स्कॉलर भेजती है, ठीक है, स्कॉलरशिप भेजती है, और या फिर कोई पेंशन भेजती है किसी की, ठीक है, तो पेंशन वगैरह सब एक साथ ही जाते हैं ना, और स्कॉलरशिप एक एक लाख लाख जैसे इतने हज़ार 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 स्टूडेंट होते हैं, ठीक है, उनको जाता है। तो मतलब कि गवर्नमेंट के द्वारा एक साथ में कई सारी ट्रांजेक्शन की जाती हैं, ठीक है, एक टाइम पे, तो उसको हम बोलते हैं ईसीएस, ठीक है। तो उसमें पूछा गया आपको कि ईसीएस की फुल फॉर्म क्या होती है, ठीक है, तो आपको ये बताना था इसमें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड करेक्ट होगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। ओके, ईसीएस की फुल फॉर्म है ये, ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्वेश्चंस, ठीक है, हमें पता होने चाहिए, और ये बैंकिंग और इंश्योरेंस के एग्ज़ाम में आते ही हैं क्वेश्चन ये, ठीक है, तो एक बार में अगर ना याद रहें तो 2-3 बारी रिवाइज करके वीडियो देख लें, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे, जो कि है, कह रहा द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 केम इनटू फोर्स ऑन, यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रखे हैं, 4 दिन में से आपको बताना है कि किस दिन देश में आया था ये, ठीक है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1914, ठीक है, डेट आपको पूछी गई इसमें, ठीक है, आपको डेट बताना है, ठीक है, ईयर तो आपको बता रखा है 1949, आपको डेट बतानी है इसमें। तो जैसे कि मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था कि आरबीआई नेशनलाइज कब हुआ था, ये हुआ था 1 जनवरी को नेशनलाइज हुआ था, ठीक है, लेकिन इसमें पूछा गया है कब आया था ये, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है, 16 मार्च 1995 में, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द बेसल कम्युनिटी हैज़ डिफाइंड कैपिटल इन 2 टियर, ठीक है, टियर 1 टियर 2, टियर 1 कैपिटल इज नोन एज, यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रखे हैं, 4 दिन में से आपको पूछा गया है जो टियर 1 होता है ना, उसका मतलब क्या होता है, आपको ये बताना है, ठीक है। तो जैसे कि बैंक 3 टियर में रखता है, ठीक है, 3 टियर में रखता है, ठीक है, जो टियर 1 होता है, ठीक है, इसमें ये होता है टियर 1 में, जैसे कि मैंने आपको चेक दिया कोई, ठीक है, मान लो मैंने अमित को चेक दिया, कोई बंदा है, ठीक है, उसको मैंने चेक दिया, ठीक है, तो वो हो गया पेई, ठीक है। तो इसमें 2 टियर में इसको डिवाइड किया था, आपको टियर 1 पूछा गया इसमें, ठीक है, तो जो टियर 1 होता है,
ठीक है, उसमें होता है कि जो बैंक अपनी कैपिटल, ठीक है, जो बैंक का अपना पैसा होता है उसको बोलते हैं टीयर 1, ठीक है, और टीयर 2 होता है जो शेयर और होल्डर होता है, ठीक है, शेयर ऑफ होल्डर होता है उसको बोलते हैं टीयर 2, ठीक है। तो इसमें आपको पूछा गया था टीयर 1 का तो क्या होता है, तो टीयर 1 को हम कहते हैं, ठीक है, कोर कैपिटल कहते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर फोर्थ होगा, ठीक है, कोर कैपिटल बोलते हैं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्टी ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ठीक है, इसमें आपको इसमें पूछा गया है, ठीक है, कि जो विच ऑफ द फॉलोइंग इज पार्टी ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, ठीक है, जैसे चेक मान लो, ठीक है, इसका एग्जांपल चेक सही होता है, ठीक है। तो ये 3 चीज़ों में होता है, ठीक है, जैसे कि एक हो गया, जैसे मैं पिछली बार क्वेश्चन में डिस्कस करने लग गया था वो मुझे याद आ गया था, ये तो इस क्वेश्चन का ये आंसर होगा, ठीक है। जैसे कि मैंने एक चेक दिया, ठीक है, किसी को, ठीक है, तो वो हो गया, मैं हूँ ड्राइवर, ठीक है, ड्राइवर हूँ मैं, ये, ठीक है, ये हो गया मैं ड्राइवर, और ठीक है, और जो बैंक, ठीक है, ये मैं हो गया, ठीक है, और मैंने किसी को चेक दिया, ठीक है, तो मैं ड्राइवर, और जिसने बैंक ने उसको पैसे देना है चेक के, ठीक है, पेमेंट करनी है बैंक ने, ठीक है, तो बैंक हो गया ड्रॉई, ठीक है, बैंक हो गया ड्रॉई, और जिसने पैसे लेने हैं, ठीक है, वो हो गया पे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑल ऑफ अबव, ठीक है, तो ये चारों इसके करेक्ट होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये नेट नेशनल प्रोडक्ट एनएनपी को किस चीज़ में काउंट किया जाता है, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट होगा, ठीक है। जीएनपी से माइनस करते हैं डिप्रेशिएशन और अलाउंस, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हमारा फर्स्ट होगा, एनएनपी काउंट करने के लिए जीएनपी माइनस डिप्रेशिएशन अलाउंस, ठीक है। तो ये यहाँ तक थे हमारे 30 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। अब उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी नॉलेज मिली होगी, ठीक है। अगर एक बार में ना याद रहे, ठीक है, तो 2-3 बारी वीडियो देख लें, और मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में कुछ आप लोगों के लिए और इंटरेस्टिंग सा लेके आएंगे, तब तक अपना ख्याल रखें।